हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून टू ऑल। हमारा जो क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही थी, जो कि हम स्टील स्ट्रक्चर को टारगेट करके हम लोग कर रहे थे, जिससे रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने पोस्ट भी किए हैं, जो आरजीपीपी के लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर से ही मैंने फाइंड आउट किए थे और उनको सॉल्व करके दिए। उसी से रिलेटेड एक और वीडियो है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। वो है यूनिट फोर्थ का, जिसमें डिजाइन ऑफ स्लैब बेस के बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक। स्लैब बेस बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप लोग किसी भी स्टील स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो स्टील स्ट्रक्चर का कोई भी कॉलम होता है, उसके नीचे आप लोग देखते हैं कि एक प्लेट टाइप की लगी रहती है और उसके नीचे कंक्रीट का ब्लॉक हो। ठीक, तो जो स्टील की प्लेट लगी रहती है वो कॉलम बेस कहलाता है। पूरा का पूरा ऊपर का कॉलम का लोड उस स्टील की प्लेट पे आता है और प्लेट से कंक्रीट के ब्लॉक पे जाता है और फिर अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट, तो उसे कॉलम बेस। तो वही कॉलम बेस की डिजाइनिंग का क्वेश्चन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं एक कॉलम बेस का कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारे ऐसे के ऐसे ही होते हैं, तो ये भी एक आरजीपीपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डिजाइन अ स्लैब बेस फॉर अ कॉलम ISHB 300 एट द रेट 577 न्यूटन पर मीटर। मतलब ये दिया हुआ है कि जो ISHB है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम सेक्शन 300, वो कॉलम का नाम है। वो जो कॉलम यूज हो रहा है आई सेक्शन वाला, वो कॉलम जो है वो ISHB 300। ठीक है, इसके नीचे की प्लेट अपन को, जिसके ऊपर ये खड़ा होगा, उसकी नीचे की प्लेट अपन को डिजाइन करनी है, कैरिंग एक्सेल फैक्टर्ड लोड। और उसके ऊपर फैक्टर्ड लोड जो आ रहा है 1000 किलो न्यूटन का आ रहा है। अपन को नीचे जो कंक्रीट का ब्लॉक बनाना है वो M20 ग्रेड कंक्रीट से बनाना है। यूज फाउंडेशन, प्रोवाइड वेल्डेड कनेक्शन बिटवीन द कॉलम एंड बेस प्लेट। मतलब जो कॉलम इसके ऊपर आके खड़ा होगा और जो बेस प्लेट आप डिजाइन करोगे, तो कॉलम और बेस प्लेट को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए अपन को क्या करना है, वेल्डिंग से इसको आपस में कनेक्ट करना है। ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आप वही स्टेप नंबर फर्स्ट गिवन डेटा लिख लीजिएगा कि कॉलम सेक्शन दिया है ISHB 300 577 न्यूटन पर मीटर। एक्सेल फैक्टर लोड मतलब PU की वैल्यू दी है आपको 1000 किलो न्यूटन। FC के मतलब आपको 20 दिया हुआ है। ठीक है, वेल्डिंग करनी है, तो ये पूरा डेटा आपके पास गिवन दिया हुआ है। इसके बाद आप लोग क्या जाएंगे, इसकी बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालेंगे। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपने RCC 1 में पढ़ा था, जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की बात करते थे। तो डिजाइन स्ट्रेंथ जो होती थी आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, वो 0.45 FCK के बराबर होती थी, और FCK यहाँ पे 20। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ होती थी, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था RCC का, उससे निकाला था। तो यहाँ पे जो बियरिंग स्ट्रेंथ आएगी वो 9 न्यूटन पर mm आएगी। इसके बाद आपको PU अल्टीमेट लोड दिया हुआ है, ये फैक्टर लोड क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको यूज करके आप एरिया ऑफ बेस प्लेट रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। क्या करिएगा, लोड को स्ट्रेस से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, कंक्रीट का ब्लॉक ही आपको दे रहा है, तो उससे आप डिवाइड करेंगे। तो लोड इसको किलो न्यूटन में दिया था, इसलिए मैंने 10 पावर 3 मल्टीप्लाई किया न्यूटन के लिए, डिवाइड बाय 9 जो ये स्ट्रेस निकाली है उससे डिवाइड किया। तो टोटल एरिया ऑफ बेस प्लेट रिक्वायर्ड आया 1,11,111 mm स्क्वायर। 1 लाख जो है 1,011 mm स्क्वायर के करीब करीब ये आपका एरिया ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड आया। मतलब जो नीचे प्लेट आप बनाओगे, वो जितने बाय जितने की बनाओगे, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो एरिया होना चाहिए वो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लोड। तो अब मैं आगे गया, मैंने एज्यूम किया, जैसे मैं 300 बाय 300 की प्लेट लेता हूँ, तो 300 × 300 करेंगे तो कितना आएगा, 90,000। जबकि अपन को कितना चाहिए, 1,11,111 चाहिए। 90,000 से ज्यादा चाहिए, तो 300 बाय 300 तो छोटा प्लेट हो जाएगा। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, 350 बाय 350 करते हैं। तो अपन रेक्टेंगुलर प्लेट ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन दिया हुआ है वो भी एंगल सेक्शन जो है वो उसके हिसाब से हम लोग लेते हैं। तो वो हमने लिया कि यहाँ पे 350 बाय 350 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 360 बाय 310 लिया। तो जब मैं 360 और 310 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है 1,11,600। ठीक है, और रिक्वायरमेंट कितनी है, 1,11,111 की। और मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूं उससे मेरे को एरिया मिल रहा है 1,11,600, जो कि रिक्वायर्ड एरिया से ज्यादा है। इसका मतलब ये साइज मैं फाइनली प्रोवाइड कर सकता हूँ। कोई जरूरी नहीं है मैंने जैसा लिया आप भी वैसे लो, आप इसको चेंज करके भी ले सकते हो। आपको अगर लग रहा है कि आपको ज्यादा लेना है, तो आप 400 बाय 400 ले लेना, या आपको लग रहा है कि 400 बाय 400 ज्यादा हो रहा है, तो एक 380 ले लेना, एक 400 ले लेना। ऐसे कर लेना, बस आपका रिक्वायर्ड एरिया से उसका जो एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस बेसिस पे मैंने लिया। अब इसके बाद मैं आगे गया, फिर मैंने आपसे बोला कि जैसे ही आपका एरिया डिसाइड हो जाए, आप इसके बाद प्रेशर निकाल लीजिएगा कि कितना प्रेशर जनरेट हो। क्यों, आपके पास लोड है PU, और फाइनली जितना एरिया अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पास एरिया भी, उससे डिवाइड करोगे तो प्रेशर आएगा 8.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर। राइट, तो आप ये निकाल लेंगे। इसके बाद आप आगे जाएंगे, जैसे ये निकल जाएगा इसके बाद आप आगे जाएंगे, प्रेशर निकलेगा, प्रोजेक्टेड एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है,
ठीक है, सबसे पहले आपको ये प्रेशर निकालने के बाद प्रोजेक्टेड एरिया निकालना पड़ेगा। प्रोजेक्टेड एरिया जिसको मैंने यहाँ पे ए बोला है और मैंने बी बोला है। तो और बी क्या होता है, अब इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक डायग्राम दिख रहा है आपको। ये डायग्राम में ये जो है वो प्लेट है, ये जो दिख रही है आपको पूरी रेक्टेंगल, ये प्लेट है, जिसकी यहाँ पे मैंने डायमेंशन 310 रखी है, जो आपको मैंने यहाँ बताई थी ऐसे में, और ऐसे में 360 रखी है, यहाँ से ये पूरी 360 रखी है, जो कि ऐसे में। तो ये रेक्टेंगल प्लेट है, उसके ऊपर ये आई सेक्शन रखा हुआ है, जो कॉलम हमें दिया है ISHB 300। ये आई सेक्शन मैंने इसके ऊपर रख दिया। जो आई सेक्शन है ISHB 300, जो 300 दिया है वो आई सेक्शन की हाइट होती है, वो ये 300 ऐसे में। और ये ऐसे में जो होता है ISHB 300, वो होता है 250। ये 250 कहां से आया, आप स्टील टेबल खोलिएगा, स्टील टेबल में ISHB 300 सेक्शन को ढूंढिएगा, वहां जाएंगे तो आपको उसकी विड्थ ऑफ फ्लैंज मिल जाएगी। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज वहां पे दी है 250, ये मैंने स्टील टेबल से निकाली। किसके लिए, ISHB 300 जो सेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ISHB 300 को लेके स्टील टेबल में जाऊंगा, ISHB 300 के लिए वहां पे विड्थ ऑफ फ्लैंज देखूंगा, तो वहां पे मेरे को 250 दिए वहां से। ठीक है, अब ये प्रोजेक्शन क्या होता है, ऐसे में ये 300, ऐसे में 250 है, तो ये 310 है जब इधर का प्रोजेक्शन। तो इस तरफ का ये प्रोजेक्शन होगा, ये इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा। जो आपके आई सेक्शन के बाद जो प्लेट बच रही है, ये इसका प्रोजेक्शन कहलाता है। या इस तरफ का प्रोजेक्शन, ये इसका प्रोजेक्शन कहलाता है, ये और ये प्रोजेक्शन कहलाता है। तो ये निकालने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, 360 वाली साइज ले ली, 360, तो मैंने यहाँ पे लिखा 360, ये निकालने के लिए। उसमें से ऐसे में बात कर रहा हूँ, 360 में से ये 300 में माइनस कर दी, ये 300 मैंने माइनस कर दी, और डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो इस साइड का और इस साइड का ये प्रोजेक्शन निकल जाएगा, जो कि 30 mm आया। इसका मतलब यहाँ पे जो ये स्पेसिंग बच रही है वो 30 बच रही है, यहाँ पे भी 30 बच रही है। इसी तरीके से बी प्रोजेक्शन के लिए मैं ये 310 ले लूंगा, तो मैंने ये 310 ले लिया, उसमें से माइनस कर दूंगा 250, मैंने 250 माइनस कर दिया, डिवाइड बाई 2 किया, तो यहाँ पे भी 30 आया। मतलब ऐसे में ये भी जो प्रोजेक्शन है वो 30 है, और ऐसे में ये भी जो प्रोजेक्शन है वो 30 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा टीएस, मतलब ये जो प्लेट आपने डिसाइड की है इसकी थिकनेस निकालनी पड़ेगी। तो इसको थिकनेस को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आईएस कोड का यूज करना है। आईएस कोड के पेज नंबर 47 पे जाओगे, देखिए कि मैंने आईएस कोड लिया हुआ है, ये आईएस कोड है 4562,000। इसका आपने पेज नंबर आपको यूज करना है 47। देखिए ये 47 पेज नंबर 47, इसमें जाएंगे, यहाँ पे ये टीएस का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, सिर्फ यहाँ से ये कॉपी करना है। ये फॉर्मूला है टीएस अंडर रूट 2.5 डब्ल्यू ए स्क्वायर माइनस 0.3 बी स्क्वायर गामा एम नॉट डिवाइड बाय एफ बाय, और ये ग्रेटर होना चाहिए टीएफ से। ये फॉर्मूला यहाँ से मैंने कॉपी किया। उसके बाद वापस में आता हूँ, इसमें वैल्यू पुट करी, 2.5 कांस्टेंट था, 2.5 लिखा, 8.96 मतलब डब्ल्यू की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे ऊपर प्रेशर निकाला था, 8.96, ए का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, 0.3 बी का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, गामा एम नॉट 1.1 होता है, ये आईएस कोड के पेज नंबर 30 पे वैल्यू दी हुई है, डिवाइड बाय एफ बाय 250 होता है। और ये अंडर रूट में था, तो अंडर रूट हटा के मैंने यहाँ पावर 1/2 कर दी, मतलब 1/2 मतलब 0.5। तो इससे ये थिकनेस आई 7.88। अब ये 7.88 आई। अब मैं इस ISHB 300 की थिकनेस देखूंगा, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, जो कि मेरे को स्टील टेबल से मिलेगी। स्टील टेबल में जाऊंगा, ISHB 300 जहां से मैंने स्टील टेबल से 250 विड्थ ऑफ फ्लैंज निकाली थी, वहीं जाऊंगा तो इसकी थिकनेस जो मिलेगी मुझे वो 10.6 mm थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 10.6 mm। तो ये जो थिकनेस निकलती है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, किससे, इससे। तो इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो मैंने राउंड फिगर में ली, तो इससे इससे ग्रेटर देन 11 होता है, लेकिन 11 ऑड नंबर है, ऑड नंबर की प्लेट आती नहीं है। तो इवन नंबर में कितना होता है, 12, मतलब मैं थिकनेस कितनी प्रोवाइड करूंगा, 12, मतलब मैं जो बेस प्लेट लगा रहा हूँ उसकी थिकनेस में कितनी रखूंगा, 12 mm। इसलिए इस तरीके से मैंने इसकी थिकनेस निकाली, राइट। अब हम आगे जाते हैं। अब हमारे डायमेंशन मिल चुके हैं प्लेट के। कनेक्टिंग हम जो प्लेट लगा रहे हैं वो 360 उसकी लेंथ रहेगी, 310 उसकी विड्थ रहेगी, और 12 mm उसकी थिकनेस हम रखने लगेंगे। अब कंक्रीट फाउंडेशन के साथ जब इसको कनेक्ट करेंगे, तो कभी भी आप देखिएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं, या आप जो सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, वहां पे जो लोहे के पोल लगे रहते हैं, उनके नीचे प्लेट लगी रहती है, और उल्टे 4 बोल्ट लगे रहते हैं कंक्रीट से प्लेट को कनेक्ट करने के लिए। तो ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, यूज 4 बोल्ट्स ऑफ 20 mm डाया 30 mm लॉन्ग एंकर टू द प्लेट। प्लेट को कनेक्ट करना है कंक्रीट के उससे। तो कंक्रीट की जब कास्टिंग होती है उस टाइम पे बोल्ट को उल्टा लगा देते हैं, प्लेट में होल करके प्लेट रखते हैं, और फिर उसके नट कस देते हैं, तो प्लेट उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। तो ये 4 बोल्ट आपने कनेक्ट कर लिया। अब आपको प्लेट के साथ जो आपका आई सेक्शन उसके ऊपर आके रखाएगा, उसकी वेल्डिंग कनेक्शन डिजाइन करनी है। तो वेल्डिंग कनेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, प्रॉपर मशीन बेल्ट आपको यूज करना है, जो कि अपन फिलेट बेल्ट यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि लैब बेल्ट मतलब फिलेट बेल्ट होता है। आपको निकालना है कि टोटल लेंथ अवेलेबल फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग करने के लिए लेंथ अवेलेबल कितनी है। तो उसके लिए
इसके लिए आप यहाँ पे आएंगे, कितनी अवेलेबल है, ये नीचे प्लेट है, आप यहाँ ये पूरी वेल्डिंग कर सकते हैं, ये पूरी वेल्डिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, फिर यहाँ पे पूरे पे कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पूरे में कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये टोटल निकालिए। तो कैसे हो जाएगी, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 300 है, फिर ऊपर भी 300 है, फिर इधर पे ऐसे में 250 है, इस तरफ भी 250 है, इधर भी 250 है, इधर भी 250, ये टोटल मैंने इसको ऐड किया। तो इसको ऐड करने के लिए मैंने कैसे लिखा है वो आप देख सकते हैं। टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट निकालने के लिए 2, 250 ये वाला साइड, ठीक है, 250 ये वाला साइड, फिर इस तरफ वाली फ्लैंज में 250 इस तरफ का, 250 इस तरफ का, मतलब 2 इंटू 250, 250, 4 बार 250 आएगा। माइनस, माइनस क्या है, तो बीच में आपकी जो फ्लैंज है आप 250 से ले रहे हो, ऐसे उसमें वेब जा रही है, तो वेब में भी ले ली और इसमें भी ले ली, तो आपको वो थिकनेस ऑफ जो फ्लैंज है या थिकनेस ऑफ वेब है उसको माइनस करना पड़ेगा, जो कि 7.6 है, जो आपको स्ट्रीट लेवल से मिल जाएगी। फिर 300, 300 मतलब ऐसे में पूरी लंबी 300 और नीचे भी 300, तो ऊपर ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, इनटू थिकनेस ऑफ जो आपने फ्लैंज निकाली थी 10.6, जो आपको स्ट्रीट लेवल से मिली। इससे टोटल अवेलेबल लेंथ आपके पास वेल्डिंग के लिए 1542। अब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एफ यू डिवाइड बाई √3 गामा एम नॉट। तो एफ यू की वैल्यू आपको पता है 410 होती है, √3 √3 रहेगा, गामा एम नॉट रहेगा 1.25। इससे जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आई वो कितनी आई, 189.37। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, साइज ऑफ बेल्ट को आप एस बोलते हैं, इफेक्टिव एरिया ऑफ बेल्ट कितना होता है, 0.7 इंटू साइज ऑफ बेल्ट इंटू इफेक्टिव लेंथ, ये आपको लेना है। अब 0.7 जो है वो 0.7 ही रहेगा। साइज ऑफ बेल्ट अभी आपने डिसाइड नहीं किया, नॉर्मली अपन 6 mm या 5 mm लेते हैं, तो याद रखिएगा इसने 6 mm लिया हुआ है, आप भी इसको 6 mm कर दीजिएगा। लेंथ ऑफ बेल्ट आपको निकालनी है और इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जो आपने ये स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट निकाला है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा और इक्वेट करिएगा टोटल लोड जितना आ रहा है टोटल लोड से। टोटल लोड को इससे मल्टीप्लाई करना है, किससे, ये आपका जो साइज ऑफ बेल्ट वाली कंडीशन है इंटू स्ट्रेस आप मल्टीप्लाई करिएगा। तो यहाँ से लेंथ ऑफ बेल्ट निकल के आएगी, कितनी आई, 7543.8। ठीक है, जैसी आपकी निकल के आएगी यूजिंग 6 mm बेल्ट, जब यहाँ पे 6 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली कितनी निकल के आएगी, 1257। 1257 मतलब कि हमें लेंथ ऑफ बेल्ट की रिक्वायरमेंट है 1257 की, और हमारे पास अवेलेबल लेंथ ऑफ बेल्ट कितनी है, वो 1542। तो इसका मतलब अवेलेबल बेल्ट ज्यादा है और रिक्वायरमेंट कितने की है, कम की है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम है 1257, अवेलेबल आपके पास ज्यादा है। अवेलेबल थी आपके पास 1542, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 2 इंटू 6 इंटू नंबर ऑफ रिटर्न। 2 इंटू 6 मतलब इसलिए होता है क्योंकि 6 टन आते हैं इसमें। देखिएगा क्या होता है, ये जो टर्निंग पॉइंट होते हैं ना, यहाँ पे प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हो पाती, तो कितने रिटर्न आ रहे हैं, एक यहाँ पे आ रहा है, दूसरा यहाँ पे आ रहा है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 टन आएंगे, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, 4, और एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ टन मल्टीप्लाई करना। तो टोटल कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ टन टोटल हो रहे हैं, एक यहाँ पे हो रहा है, फिर एक यहाँ पे हो रहा है, फिर एक यहाँ पे हो रहा है, फिर एक यहाँ पे हो रहा है, एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है। तो नॉर्मली एक किसी भी आई सेक्शन में आपको ये याद रखना कि 12 टन आएंगे, 12 टन। तो 2 इंटू 6, 6 मतलब साइज ऑफ बेल्ट है, 2 इंटू 6 इंटू नंबर ऑफ टन, तो आई सेक्शन में नंबर ऑफ टन आते हैं 12, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 लिखा, ये माइनस किया। तो इफेक्टिव अवेलेबल लेंथ मेरे पास 1398 की है, और मेरे को इफेक्टिव लेंथ की जरूरत कितनी थी, 1257, मतलब जितनी अवेलेबल है उससे कम ही लेंथ वेल्ड मुझे करनी है, मतलब मेरे पास इजिली यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगी। फिर मैंने ये सेक्शन को यहाँ पे बनाया और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, आई सेक्शन नीचे प्लेट लगा दी, और ये वेल्डिंग को मैंने ऐसे स्क्रैच करके इस तरीके से वेल्डिंग निकाली। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आपका आराम से मुश्किल से 25 to 30 मिनट में ये इजिली सॉल्व किया जा सकता है। तो आप इस तरीके से जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। एक आध जो है लेक्चर बीम के ऊपर, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप बीम कर सकते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को ये जो है वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपको इसका फायदा मिल रहा है, दूसरों को भी मिल जाए। तो कम से कम पर स्टूडेंट अगर 5 लोगों से सब्सक्राइब कराएगा तो इसमें सब्सक्रिप्शन भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो चैनल आगे भी कंटिन्यू रहेगा फॉर द आपके जूनियर के लिए और बाकी सबके लिए भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।